ले भाई वो काम हो गया, बोला ये दिल मांगे मोर। तुम देखो चारों ओर, सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पे उठा टेक। और छात्र गांव के इस देसी छोरे के लायक जो ढेक, ये वो देसी छोरा भाई जिसने चंद्रयान 3 के कनेक्शन जोड़े थे। बहुत ऐतिहासिक घटना, बहुत ऐतिहासिक घटना। ये देखो भाई सारे बालक तक ला रहे हैं, ये न्यू देखने लग रहे हैं। तो प्रवीण भाई बेब चांद पे आया है, न्यू ऐसा तो नहीं। देसी देख बिना ब्रेक, थोड़ा ठाडू ठाडू आन दो। देसी देख खा खा रहे हो, रोटी खा खा रहे नहीं। देसी देख और इस देसी छोरे के लाग जो ढेक, ये बहुत बड़ी बात है जी। 2-4 कदम आगे आ जाओ। ये वह कदम है भाई, ध्यान से देखो इन कदमों को। ये वह कदम है जो छात्र गांव तक चल के और चांद पर पहुंच गए। प्रवीण भाई दर्शकों ने ठाडू ठाडू राम राम मान दो। सबने राम राम भाई। मेरा नाम प्रवीण है और मेरा बैकग्राउंड रहा है बीटेक का, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है मैंने। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से एमटेक किया है। अच्छा जी। मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरा एक्चुअली फील्ड जो था वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग नहीं था। ये एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें आप बिना किसी चीज़ को तोड़े ये पता करते हो कि उसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्या ये कंपोनेंट स्पेस में फ्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर करेगा तो किस तरह की दिक्कतों का सामना होगा। तो प्रवीण भाई ये टेक्निकल चीज़ भी थोड़ी सी एविडोज हो जाएगी, वह भी आज से बात करेंगे आसान शब्दों में। बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे। तो भाई नू कैस कहा छात्र गाँव का मोर जिसने कि अच्छे अच्छे के तोते उड़ा दिए हैं प्रवीण भाई, मतलब अच्छे अच्छे के तोते उड़ा दिए। अगर मैं उस टीम की बात करूं जिस टीम के आप सदस्य रहे हो, इसरो की वो टीम जिसने की नट बोल्ट कसे, जिसने की वायरिंग करी, तो किस ढंग की टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो किस ढंग की जिम्मेदारी थी आपके ऊपर। चंद्रयान 3 को सुरक्षित सकुशल चांद के ऊपर पहुंचाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और उसी जिम्मेदारी उस टीम का हिस्सा रहे आप। किस तरह का काम रहा आपका? एक्चुअली क्या होता है ना, स्पेस कंपोनेंट्स ना एक दूसरे से जुड़ के बने होते हैं। मतलब कोई भी कंपोनेंट अकेला काम नहीं करता। यहाँ छोटी छोटी चीजें जुड़ के आपस में वेल्ड होके या कनेक्ट होके फिर एक बड़ा प्रोपल्शन सिस्टम बनता है। वो प्रोपल्शन सिस्टम एक इंजन की तरह होता है। जैसे गाड़ी में एक इंजन होता है, ऐसे ही स्पेस क्राफ्ट का वो एक इंजन होता है। उस इंजन के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती है। उस वेल्डिंग को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग करते हैं। वो टेस्टिंग करना और ये सर्टिफिकेट देना कि हाँ ये कंपोनेंट उड़ने लायक है, ये काम एक्चुअली मैं और मेरी टीम जो है हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। इसमें हम लोग जैसे आप जाते हो ना डॉक्टर के पास, एक्सरे कराते हो, बिल्कुल अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कराते हो। सही बात। तो हम लोग अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और एक्सरे करते हैं कंपोनेंट्स का। अच्छा। हम यानी कि उसके जो पार्ट पुर्जे हैं जो पूरा वेरीफाई करना कि भाई सही डालता है, वेल्डिंग होगी कि नहीं होगी, कनेक्टिविटी सही होगी कि नहीं होगी, और कौन सा पेज पुर्जा, क्योंकि इसके कई तरह के सिस्टम है। जब चंद्रयान ईंधन लेकर जैसे जावा है तो रास्ते में कई नट बोल्ट अपने आप ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय भी होते हैं, क्योंकि हमने न्यू भी बेरा इसके बारे में जानकारी कि रोहतक की एक कंपनी है, वहाँ से भी कई सारे नट बोल्ट बनकर जो है वो चंद्रयान 3 के लिए गए थे। लक्ष्मी फास्टनर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, मेरे पास 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक रॉ मटेरियल क्लियर करना, जो रॉ मटेरियल सैटेलाइट में लगता है उसके सर्टिफिकेट्स वगैरह को ऑडिट करना और क्लियर करना, टेक्निकली वो सुटेबल है यूज करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। दूसरा, कंपोनेंट्स बनने के बाद क्या वो उड़ने लायक है या नहीं है, उसको चेक करके बताना कि हाँ ये उड़ने लायक है, इस कंपोनेंट में प्रॉब्लम है, इसमें नहीं है। एक्चुअली हर चीज स्टैंडर्डाइज फॉर्म में लिखी जाती है। एक चीज में इतने डिफेक्ट होंगे तो अलाउ कर सकते हो, इतने नहीं होंगे तो अलाउ नहीं कर सकते। बिल्कुल। और होता क्या है कि 2 तरीके हैं किसी चीज को पता करने के। एक आप तोड़ के चेक कर सकते हो, एक आप बिना तोड़े चेक करते हो। जब आप तोड़ के चेक करते हो तो कंपोनेंट यूजेबल नहीं रहता। तो हम लोग बिना तोड़े उस चीज को ये बताते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये कंपोनेंट उड़ने लायक है कि नहीं। अच्छा, बहुत सारे जो बच्चे हैं श्यामी, जो स्टूडेंट्स हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, ये भी बहुत सारे इनके मन में जिज्ञासा है काफी सारी। अभी एक उस लेवल पे एक मानस पहुंचा छात्र गाँव का, अभी जिसका योगदान इसरो की उस टीम में जिसने की नट बोल्ट और उस चीज़ को चेक किया, वेरीफाई किया, तो उस लेवल तक पहुंचने खातर किस डाल की एजुकेशन और कहाँ से अचीवमेंट किस तरह से रही? देखो, इसरो में टेक्निकल एंट्री के लिए या तो आप ITI कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, इंजीनियरिंग कर सकते हो। ये 3 ऐसी फील्ड हैं जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, स्पेशली टेक्निकल फील्ड में। नॉन टेक्निकल फील्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के लिए भी एंट्रीज होती है, उनका अलग से एग्जाम होता है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हो तो आप वहाँ पे मतलब ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल। पहले रिटर्न एग्जाम रहता है, उसके बाद फिर इंटरव्यू रहता है। अगर आप रिटर्न एग्जाम में मेरिट में आते हो तो इंटरव्यू में वो लोग कॉल करते हैं। इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। तो अभी कितने साल बाद आप जो है, क्योंकि नासा की जो टीम इसरो की जो टीम काम कर रही थी उसने लगातार मेहनत की है और काफ़ी दिनों तक वो अपने अपने घर पे भी नहीं गए। लगातार कितने दिन की स्ट्रगल आपकी रही, जो मतलब डिस्कनेक्टिविटी रही पूरे ऑल ओवर उससे?
एक्चुअली क्या होता है ना, कंपोनेंट जो आते हैं ना वो मिशन स्पेसिफिक नहीं आते आपके पास, मतलब कौन सा कंपोनेंट किस मिशन में जुड़ने वाला है ऐसा नहीं होता। प्रोपल्शन सिस्टम आता है, उसकी कैटेगराइजेशन उसकी परफॉर्मेंस बेस होती है। जैसे कि आप गाड़ी को बोलो कि 90 bhp का इंजन आपके पास आया, बट वो इंजन कौन सी कार में लगने वाला है आपको नहीं पता होता। ठीक बात है। बट होता क्या है, जैसे चंद्रयान पर्टिकुलरली एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो जब ये पूरा असेंबल हुआ, असेंबल होने के बाद एक कंट्रोल वॉल्स वगैरह जो रहती हैं उसकी इंस्पेक्शन हम लोगों ने असेंबल स्टेट में की थी। वो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आपके पास एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें आपको मशीन भी माउंट करना है और आपको अपना जो सेटअप है वो भी लगाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क था जिसमें हमारे यहाँ दिन रात काम चला है, मतलब 10 दिन कम से कम उसका इंस्पेक्शन में लगे थे हम लोग करने में। स्पेशली वो काम इतना लंबा नहीं खिंचता अगर वो कंपोनेंट्स फ्री स्टेट में हमको दिया था, असेंबल स्टेट में था। चैलेंज ये था कि चेक करना है कि वॉल अभी भी वर्किंग है या नहीं, जैसा पहले असेंबली से पहले थी अभी भी है कि नहीं। तो प्रवीण भाई, इसरो की अगर मैं बात करूँ तो इसरो में ज्वाइनिंग आपने कब किया? मैंने 2009 में ज्वाइन किया, 2009 अप्रैल 2009 में मैंने। अच्छा, 2009 के बाद बीच में आए हो गाँव में? हाँ, मैं आते जाते कई बार कनेक्टिविटी रही है। हाँ तो आज मतलब पहले गांव में आए थे और ईव गांव में आए हो, हाँ जी। कितना अलग महसूस कर रहे हो? बहुत फक्र महसूस होता है जब आपके अपने लोग आपको कहीं ना कहीं मतलब रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं उस काम के लिहाज से जो काम आप कर रहे होते हैं अपने करियर में। इससे बड़ी खुशी शायद किसी भी इंसान के लिए कोई भी नहीं है। देखो, हालांकि मैं बीच में थोड़ा ब्रेक कर जरूर बन गया, क्योंकि प्रवीण मोर का बहुत भव्य स्वागत वो फूल मालाओं से कहाँ भाई करो ना, कंटिन्यू शुरू करो। हाँ, लाइव में दर्शकों ने भी बेरा पटना चाहिए, नहीं करेंगे, दर्शकों को पता लगना चाहिए भाई गांव का मतलब छात्र गांव का प्रवीण मोर जैसे गांव में पहुंचा है तो फूल मालाओं से किस तरह से लगातार इनका स्वागत करा गया। ये देख सको भाई नाम दिया अपना। अच्छा, सरपंच है, बहुत बढ़िया। तो सरपंच साहब, इसे से बालक जब गांव के नाम रोशन करें किसा महसूस करो? इतनी बेहद खुशी है हमारे गांव में। अच्छा जी, कि ये भाई पधारे हमारे लिए तो भगवान बन के बिल्कुल पधारे। बिल्कुल। अब अब ये देखो भाई, तिरंगा उड़ान से तो बात ही है जी, हम चाहते हैं इसी तरीके से जो ना ये बच्चे भी लगे रहे, कड़ी मेहनत करके आगे पहुंचे, बिल्कुल, और बहुत हमारे बढ़िया। गांव का, हमारे प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। बिल्कुल। अरे देखो भाई, बोला झंडा ऊंचा रहे हमारा, अरे बंसी डाल दिया गया। देखो, ये देख सको हम किस तरह से हरियाणा का वो देसी छोरा जिसने कि चंद्रयान 3 के नट बोल्ट जोड़ के और उसको सफल जो परीक्षण जो हुआ, सफलतम जो चांद के ऊपर लैंडिंग करी गई, उसमें योगदान देने वाला प्रवीण मोर। अच्छा, और आपके परिवार में और कौन कौन है जी? आपके माता जी, पिताजी? हाँ, सर आप बैठा लो ना। बहुत बधाई हो जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद आप सभी संवाददाताओं का, मेरी तरफ से। आप छात्र आए और जो है इन बच्चों का हौसला बढ़ाया आप लोगों ने। पूरा नाम जी आपका? मेरा नाम इंद्र सिंह मोर है। वाह जी वाह, इंद्र सिंह मोर। एक बार फिर तो चांद का नहीं जाना है था भाई, नाम में इंद्र हो गया, बताओ हैं? इंद्र देवता, ये तो ये मेरा बेटा भाई, ये आपके पिताजी के नाम की वजह से सफलता मिली है। पंडित जी एक बात बताऊं आपने, ये तो इसने कुछ नहीं किया है, भगवान का आशीर्वाद था। इससे बड़ा काम इसका दादा ने कराया हुआ है। 9.5 साल सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा। अच्छा, देश की आज़ादी दिलवाई। बिल्कुल बिल्कुल। एक मेरे चाचा जी थे, वो फ्रीडम फाइटर थे। 3 भाई थे। अच्छा अच्छा। एक यहाँ खेती करता था, 2 ने वहाँ मतलब पूरी लाइफ ही व्यतीत कर दी और आज़ादी लेकर घर बढ़े। 15 अगस्त 1947 को आए थे। बहुत बढ़िया। यहाँ लोग कहते वो तो मर लिए, खप खूप लिए। लेकिन वो क्रांति है जी, क्रांति। तो सारा कुछ मेरे फादर का दिया हुआ है। जो कुछ भी था, इतना मेहनती और इतना काम करने वाला इंसान मुझे मिला नहीं। बहुत बढ़िया जी। ये पंडित जी हमारे पड़ोसी हैं। हाँ, ये विरासत में दे दिया। हाँ जी, श्रवण जी किस तरह का महसूस कर रहे हो? आपको मतलब एक माँ के लिए बड़े गर्व की बात होगी, उसका बेटा चांद पर झंडे गाड़ दे। हाँ जी, हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बयान नहीं कर सकती मैं तो दिल से, इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, मतलब दिल गदगद हो रहा है चलो। खुशी के मारे यार। सारे गांव वासियों का, बच्चों का, टीचरों का, सभी का धन्यवाद। जो याना शाना छोट छिंदा बड़ा छोटा बूढ़ा जड़ा पड़ोसी मित्र प्यारा सारे तक यह खबर पहुँचा दो भाई, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है जी, जो आज़ादी दिलवाई, वो मेरे परिवार का सबसे बड़ी अचीवमेंट है पूरे हिंदुस्तान में। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल
यार दोनों बात ही बहुत बढ़िया है। जो हमारे इंद्र सिंह मौर्य जी ने बताया कि भाई इनके पिताजी ने एक महान काम देश के लिए करा आजादी दिलाने में, उन्हें भी बहुत महान काम किया है। और इंद्र सिंह जी ने बहुत महान काम किया कि अपने पुत्र को ऊंचाइयों के शिखर तक पहुंचा दिया। आज पूरा भारत इस बात पर गर्व करता है कि हमारा कोई बेटा देश में, इसरो तो सबसे बड़ी संस्था हमारे देश की है, उसके अंदर उसका नंबर पड़ा और उसने उस यान के अंदर जो चंद्रयान 3 है पूरे विश्व में जो 1 नंबर पर रहा, दक्षिणी लौंड पर जिसने सफलतापूर्वक कर लैंड किया, उसमें इनका योगदान है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण की बात है और हमारे गांव के लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारा गांव इसमें गदगद है पूरा गांव कि हमारा कोई बेटा इस गांव से उठकर इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा। और ये पूरे गांव के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए एक मैसेज है और आने वाली पीढ़ियों के लिए मैसेज है कि आप भी इस देश के लिए कुछ करें और समाज के लिए कुछ करें। ये देखो भाई, ये गांव के देश से प्रवक्ता ही बन गया। बहुत बढ़िया। हाँ, ये देख सकते भाई, ये वो तिरंगा है जो चांद पे लहराया गया और प्रवीण मोर जैसे होनहार जो बालक हैं उनकी बदौलत। भाई देखिए, पहले तो धन्यवाद है मेरे ताऊ इंदर को, मेरी माता को धन्यवाद कराऊं, ऐसा बेटा जन्मया। बिल्कुल। दूसरी बार धन्यवाद से मेरे बेटा का, हमारा साबत वारड पे गांव का नाम रोशन कराया। बिल्कुल बिल्कुल। और भाई देख बेटा, गैर ताऊ भी नहीं रंदा है। झंडे ताऊ भी गाड़ेगा भाई। झंडा गाड़ का छोटा का बेटा निशाप दुआएगा। एक गरीब ने जिसका गला बेन्यायी होगी नहीं, उसके साथ खड़े होवांगे, उसके साथ ताऊ और खून भी बह देंगे। ये है भाई किसान के बेटों की ताकत, यानी कि किसान जो कि फसल पैदा कर रहा है और अपनी नस्ल भी बढ़ावा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये देखो और भी कई सारे मौजूद व्यक्ति हैं जो पहुंच रहे हैं। हाँ जी, शुभ नाम जी? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण कुमार जी, एक बात है, नाम का अकॉर्डिंग मतलब गौशाला के प्रधान भी हैं और नाम भी कृष्ण हो गया, तो बहुत गजब की बात है। तो कृष्ण जी, इस तरह का जो गाँव के बालक ने नाम रोशन कराया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम तो गांव की तरफ से इसका धन्यवाद करा भाई। हरन्यू गाँव ऐसे बालक सबका जम है और इस गाँव का गोनी अपना स्टेट का भी नाम रोशन करे, अपना देश का भी नाम रोशन करे, अपना गाँव का भी नाम रोशन। चलो, बच्चों में भावना बढ़िया जाएगी। चलो धन्यवाद। मैं बच्चों से प्रश्न करवाता हूँ। हाँ बिल्कुल, एक दो सवाल बिल्कुल जरूर। जब भाई बात का किसी भी बात होगी प्रवीण मोर के साथ, भाई मैं के सवाल एक्चुअली जब मतलब ऑफ सन रहता है, जैसे अभी लूनर मून जो नाइट रहती है उस समय 190 -190 194 तक चला जाता है। और नॉर्मली क्या रहता है, जब सन रहता है तो टेम्परेचर जो है फिर भी बेटर रहता है, ऑलमोस्ट मतलब 45 to 55 भी जाता है। वो डिपेंड करता है आप एक्चुअली सन फेसिंग हो या फिर शेडो रीजन में हो। शेडो रीजन में टेम्परेचर नीचे चला जाता है, ऑलमोस्ट -10 -5 तक भी चला, मतलब गर्म सर्द होने का पूरा खतरा है। एक प्रश्न और पूछ सकते पूछो बेटा। सर, चांद पर जीवन संभव है? अभी के डाटा को देखते हुए देखो संभावना बन सकती है, क्योंकि एक चीज़ है, ऑक्सीजन कंटेंट नहीं मिला, हाइड्रोजन मिला है वहाँ पर, सल्फर मिला है। तो कहने का मतलब ये कि आपको जीवन के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, वातावरण चाहिए, राइट? वातावरण तो आप आर्टिफिशियली पैदा कर सकते हो, बट पानी एक ऐसी चीज़ है उसके बिना जिया नहीं जा सकता। तो स्थायी जीवन की कल्पना तो नहीं कर सकते हो, बट हाँ आर्टिफिशियली जो जैसे स्पेस सूट रहता है उसमें आप पानी पैदा करते हो एनवायरनमेंट से एब्जॉर्ब करके, या कैरी कर सकते हो कुछ अमाउंट में। तो हाँ, इस तरह से आर्टिफिशियली कुछ समय आप बिता सकते हो, बट जीवन की कल्पना तो अभी नहीं कर सकते। मतलब घूमने फिरने खातर जहाज का है, पिकनिक मनाने खातर जहाज का भाई। अच्छा बेटा, आगे आ जाओ। बहुत अच्छे बच्चे हैं, देखो बहुत ही ये। सर, जैसे आपने चंद्रयान 3 ऊपर भेजा तो उसने प्रदूषण छोड़ा होगा, तो इनका फ़ायदा क्या लगता है? ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट लैंड करते हैं हम, तो इनका फ़ायदा क्या है? देखो, प्रदूषण किसको बोलते हो आप? मतलब कोई भी चीज़ जब जलती है कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, राइट? या कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, या सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, वो प्रदूषण में आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंसान इनहेल नहीं कर सकता। बट अगर आप ये सारी चीज़ें स्पेस में छोड़ते हो तो आपकी धरती पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा ना उसका, वो स्पेस में डिस्पर्स हो जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स। तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन तो होता है, बट वो पोल्यूशन इंडियन मतलब अपना जो धरती का एटमॉस्फेयर है ना, उससे बाहर चला जाता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता आप पे। तो स्पेस इन कंपैरिजन टू अदर फील्ड, बाकी चीज़ों के मुकाबले कंपैरेटिवली आई वुड से कि थोड़ा बेटर है प्रदूषण के लिहाज से। और वो प्रदूषण से जो बेनिफिट मिलने हैं, वो चीज़ें भी तो ज़्यादा है ना? वो भी है एक्चुअली। ये कुछ है ना, एक मतलब एक बार्गेन है, जैसे आप कुछ खो रहे हो, आप कुछ पा रहे हो, तो जो डाटा या जो नॉलेज आप उससे गैदर करते हो ना, वो बहुत बड़ा है एक्चुअली। उसके आगे वो प्रदूषण इतना मायने रखता नहीं है, इसीलिए ये स्टडीज़ की जाती हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ वगैरह।
चलो थैंक यू सर, थैंक यू सर। फिलहाल जो है बच्चों के मॉर्निंग सर। सर आपको चंद हाँ बोलो। टाइम देंगे की मूवमेंट के लिए सर आपको कैसे पता चला कि इसकी दिशा सीधी वहीं पर पहुंचेगी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे से एक बार ये फिर कोई से पूछेगा। पूछिए, फिर से पूछिए। सर हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जैसे चंद्रयान मिशन 3 के लिए मूवमेंट की दिशा का कैसे पता चला कि इस दिशा से छोड़ेंगे तो ये वहीं पर पहुंचेगा? रॉकेट की दूरी क्या रही होगी सर वहाँ तक पहुंचने के लिए? मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या है, स्पेस में सारे ऑर्बिट्स बने होते हैं। जैसे अर्थ का एक ऑर्बिट है, सन का एक ऑर्बिट है, मून का एक ऑर्बिट है। तो ये सब ऑर्बिट जो रहते हैं ना, ये एक टाइम ड्यूरेशन में अपने आप को रिपीट करते हैं। तो ये डाटा अवेलेबल रहता है स्पेस एजेंसीज के पास। तो जो मिशन कंट्रोल सेंटर वाले लोग होते हैं ना, वो उसको सिमुलेट करते हैं, कंप्यूटर में उसको बनाते हैं कि हम इस तारीख को लॉन्च करेंगे तो इस तारीख को हमारा सैटेलाइट यहाँ पहुँचेगा। जब यहाँ पहुँचेगा तो उस टाइम में ये पोजीशन रहेगी। ये सब डाटा हम लोग ऑनबोर्ड कंप्यूटर में फीड करते हैं। वो ऑनबोर्ड कंप्यूटर जो होता है वो कमांड देता है प्रोपल्शन सिस्टम को। वो प्रोपल्शन सिस्टम उसकी दिशा निर्धारित करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आज के दिन आप इमेजिन करो कि एक कंप्यूटर आपकी गाड़ी को चला रहा है। आप बोलते हो लेफ्ट तो वो लेफ्ट ले लेता है, आप बोलते हो राइट तो राइट ले लेता है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, धरती पे हमारे पास जो जो अवेलेबल ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल मतलब जो मतलब अड़चने हैं वो हमें दिखाई देती हैं, राइट, स्पेस में दिखाई नहीं देती। तो इसीलिए ये सारा डाटा जो रहता है ना, ये सब कंप्यूटर में आप फीड करते हो। कंप्यूटर उसको मतलब मैनिपुलेट करके या उसको प्रोपल्शन सिस्टम को फायर करके एक सही दिशा देता है। और वाकई में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ जोश के साथ। ये देखो बंसीलाल जी ने बड़ा आदेश दे दिया भाई। सारे बोलिए जय जवान, अगले बोलो जय जवान, जय जवान। चलो भाई धन्यवाद पत्रकार बंधु, आपने इस पल को एक भाव बना दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मैं माइक बंद कर